आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय सेल्फ इकराम नाज़िश एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। स्टूडेंट्स हम बहुत ही सिंपल और इजी वे में इस पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है सेल साइकिल। फ्रेंड्स कभी आपने ये सोचा है कि हम ग्रो कैसे करते हैं, हमारी ग्रोथ कैसे होती है? जब हम पैदा हुए थे, पैदा होने से लेके अब तक हमारी ग्रोथ हुई है ना। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो हेयर है वो भी ग्रो करते हैं साइज में, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर कभी कोई इंजरी हो जाती है, कभी हमें कोई कट लग जाता है, ठीक है, तो वो हीलिंग कैसे होती है? ये सब कुछ हमारी ग्रोथ, हमारी हीलिंग, ठीक है, ये सब कुछ कैसे हो रही है स्टूडेंट्स? ये सब कुछ सेल डिवीजन की वजह से हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, ठीक है, इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं ना ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। जब ये डिवाइड होंगे तो क्या होगा कि ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारे हेयर ग्रो करेंगे, हमारे नेल्स ग्रो करेंगे, ठीक है। जितनी भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है वो सब कुछ सेल डिवीजन की वजह से हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हीलिंग है, ठीक है, तो वो भी जब सेल ग्रो करेंगे डेफिनेटली तो हीलिंग होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में इसको डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अपना ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। स्टूडेंट्स मैं ये चाहती हूँ कि आज के लेक्चर में ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी ना तो आपके लिए इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो या तो प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, कुछ प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही सेल डिवीजन तो होनी है ना, ठीक है, दोनों ने ही ग्रो भी करना है, ठीक है, हीलिंग भी होनी है, ठीक है, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी होनी है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में जो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनमें सेल डिवीजन होती है बाइनरी फिशन के जरिए से, ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन होती है माइटोसिस और मियोसिस के जरिए से। तो स्टूडेंट्स जितने भी बैक्टीरिया है ना उनमें बाइनरी फिशन होगी। बाइनरी का मतलब है 2 और फिशन का मतलब है स्प्लिट, ठीक है, यानी एक जो बैक्टीरिया होता है ना वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस तरह से बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनके अंदर बाइनरी फिशन के जरिए से सेल डिवीजन हो जाती है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के जरिए से नहीं हो सकती। फ्रेंड्स यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के जरिए से होती है, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस क्या है ये मैं आपको डिटेल आगे बताती हूँ, ठीक है। अभी बस आप ये समझें कि जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी बैक्टीरिया हैं उनमें सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के जरिए से होती है, ठीक है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें माइटोसिस होगी और मियोसिस होगी, ठीक है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो फिर आपके लिए बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इनको बड़े गौर से समझना है। अच्छा इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में ना 2 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना, ठीक है, यानी स्पर्म सेल्स या एग सेल्स, मेल में स्पर्म सेल्स होते हैं और फीमेल में एग सेल्स होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स को जर्म सेल्स कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी स्पर्म सेल्स और एग सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं उन सबको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। वो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। अब उनमें डियर स्टूडेंट्स स्किन सेल्स भी आ जाएंगे, मसल सेल्स आ जाएंगे, ब्लड सेल्स भी आ जाएंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, हमारे नर्व सेल्स आ जाएंगे, बोन सेल्स आ जाएंगे, यानी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स मौजूद हैं उन सबको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि सोमैटिक सेल्स कौन से हैं और जर्म सेल्स कौन से हैं। फ्रेंड्स ये मैं एनिमल और प्लांट सेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं ना, ठीक है, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, वो सब डिवाइड होते हैं माइटोसिस के जरिए से। और डियर स्टूडेंट्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना उनमें होती है मियोसिस, ठीक है, यानी हमारी बॉडी में माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल्स में होगी, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो मियोसिस है ना ये किन में होगी, ये जर्म सेल्स में होगी, ठीक है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स ना, तो आपने इसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है किस सेल में मियोसिस होती है या किन सेल्स में माइटोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स और लिखी हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड।
स्टूडेंट्स जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं ना, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, वो सारे डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, यानी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट मौजूद होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सोमेटिक सेल्स में। और स्टूडेंट्स जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ना, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, वो हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें हाफ क्रोमोसोम सेट मौजूद होता है, यानी 23, ठीक है। बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, हर बॉडी सेल में 46 मौजूद होंगे। और जो हमारे जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। एग सेल है उसमें 23 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, और मेल के अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर भी 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स जो बॉडी सेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल स्किन सेल है, मसल सेल है, ब्लड सेल है, ठीक है, ये सारे बॉडी सेल्स हैं, यानी सोमेटिक सेल्स हैं, ये सारे डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर कंप्लीट सेट मौजूद होता है क्रोमोसोम का, दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Friends, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंस आता है, एमसीक्यू भी आता है, ठीक है, ये आप एफएससी लेवल तक ये चीजें आपके साथ चलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपको आज ही क्लियर हो जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह फिर आपको आगे किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है सेल डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स बना देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने ना एक चीज नोटिस नहीं की होगी कभी, जब हमारे हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है, या हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, या हमारी स्किन ग्रो कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो जब हीलिंग होती है, तो आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि हेयर की जगह पे हेयर ही क्यों ग्रो करते हैं, नेल्स की जगह पे नेल्स क्यों ग्रो कर रहे हैं, या अगर हमारी स्किन पे कोई इंजरी हो गई है तो जब वो रिपेयर होती है, हीलिंग होती है, तो वहां पे स्किन ही कैसे आती है। स्टूडेंट्स ये सब कुछ सेल डिवीजन की वजह से होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब सेल डिवाइड होता है ना, ठीक है, तो वो आगे अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स जो सेल है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी ना बनाए, ठीक है, तो क्या हो कि हेयर की जगह पे नेल्स ग्रो कर जाएं, ठीक है, नेल्स की जगह पे हेयर ग्रो कर जाएं, और स्किन की जगह पे मे बी हमारे मसल सेल्स ग्रो कर जाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट्स जो सेल्स होते हैं वो जब डिवाइड होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हेयर की जगह पे हेयर ग्रो करते हैं, नेल्स की जगह पे नेल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर हमें कोई कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहां पे स्किन ही ग्रो करती है, ठीक है। जो स्किन सेल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, जैसे फोटो कॉपी होती है ना, जब कभी आप फोटो कॉपी करवाने जाते हो किसी पेज की तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना के देते हैं, डिफरेंट तो नहीं दे देते ना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है, अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है, वो दो तरह से होगी। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है माइटोसिस, और सेकंड है मियोसिस, ठीक है। स्टूडेंट्स अब सेल डिवीजन में सेल ने डिवाइड होना है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट सेल ऐसे ही तो नहीं डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कि एक सेल है वो पूरी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट सेल ने डिवाइड होने से पहले अपने लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ तैयारी करनी होती है। फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल ना आप अपने एग्जाम से ले लें, ठीक है, जैसे आपने एग्जाम देना है ना, एग्जाम है सेल डिवीजन, ठीक है, और एग्जाम देने से पहले आप ये देखिए आप पूरा साल उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस एग्जाम की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह सेल ने भी सेल डिवीजन से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है, और उस प्रिपरेशन के लिए सेल को एक एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है? जिस प्रोसेस से सेल गुजरता है ना, ठीक है, उस प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो भी यही है, सेल साइकिल, ठीक है। फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो हमारा सेल साइकिल था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये सब कुछ बताया है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब कुछ बताए बगैर आपको सेल साइकिल की समझ नहीं आनी थी, ठीक है। तो होपफुली आपको सेल साइकिल क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स सेल साइकिल की भी आगे 2 फेजेस हैं, फर्स्ट है इंटरफेज और सेकंड है एम फेज, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो सेल डिवीजन है ना वो माइटोसिस और मियोसिस के जरिए से हो रही है, ठीक है, लेकिन इस डिवीजन से पहले ये काम हो रहा है, ठीक है, इस डिवीजन से पहले सेल साइकिल हो रहा है। डिवाइड होने से पहले सेल अपने लिए प्रिपरेशन करेगा, ठीक है, और उस सेल साइकिल की भी आगे 2 फेजेस हैं, ठीक है, एक है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। अब स्टूडेंट्स ये जो एम फेज है ना ये डिवीजन फेज ही है, ठीक है। एम फेज में या तो माइटोसिस हो जाएगी या फिर मियोसिस हो जाएगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि किस सेल की डिवीजन हो रही है। अगर सोमेटिक सेल्स की हो रही होगी तो माइटोसिस हो जाएगी, और अगर जर्म सेल्स की हो रही होगी तो क्या होगा, मियोसिस होगी। लेकिन इन दोनों से पहले स्टूडेंट सेल ने सेल साइकिल से गुजरना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया सेल साइकिल की 2 फेजेस है, एक इंटरफेज है और एक है एम फेज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इंटरफेज को देख लेते हैं। जो इंटरफेज है उसे सेल की प्रेपरेटरी फेज भी कहा जाता है, ठीक है, यानी इसमें सेल अपने लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और स्टूडेंट्स इंटरफेज में जो सेल होता है ना वो रेस्टिंग स्टेज पे नहीं होता, ठीक है, रेस्टिंग मोड पे नहीं होता, बल्कि सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इंटरफेज में, क्योंकि सेल अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यानी अपनी लाइफ का 90% टाइम वो इंटरफेज में ही गुजारता है, ठीक है। स्टूडेंट जो एग्जाम होते हैं आपके वो तो 4 to 5 डेज के होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 डेज के एग्जाम होंगे आपके, ठीक है, लेकिन आपने पूरा साल उस एक एग्जाम के लिए तैयारी की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से जो सेल है
वो अपना 90% टाइम अपना प्रिपरेशन में ही गुजारता है, ठीक है। यानी स्टूडेंट सेल 90% टाइम डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इंटरफेज है ना, ये सबसे लॉन्ग फेज है, 90% टाइम सेल इसी में गुजारता है। उस इंटरफेज में होगा क्या, कैसे सेल अपनी प्रिपरेशन करेगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेल साइज में ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो छोटा सा सेल होता है ना, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेल ने क्या है, ग्रो करना है साइज में। जब सेल ग्रो होगा तो सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स मौजूद है उनकी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल ने अपने लिए प्रोटीन्स भी बनानी है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो डीएनए है सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद है, वो भी रेप्लिकेट होगा, वो भी अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है। ये सब कुछ स्टूडेंट्स इंटरफेज में हो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया सेल डिवीजन दो तरह से हो रही है, माइटोसिस मियोसिस। उसके बाद सेल साइकिल की 2 फेजेस है, इंटरफेज और एम फेज। अब स्टूडेंट्स जो इंटरफेज है ना, उसकी भी आगे 4 फेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट है G1 फेज, उसके बाद आ जाती है S फेज, फिर है G2 फेज और उसके बाद आ जाती है G0 फेज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे सेल साइकिल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये G1 फेज है, ठीक है। उसके बाद ये S फेज है और उसके बाद है ये G2 फेज, ठीक है। यानी ये जो फेजेस हैं, ये 3 फेजेस, ठीक है, ये मिलके इंटरफेज बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी इन 3 फेजेस में सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। अब इन 3 फेजेस के बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाती है एम फेज, ठीक है। एम फेज मैंने आपको बताया था, अगर तो सोमेटिक सेल्स होंगे तो माइटोसिस हो जाएगी, और अगर जर्मलाइन सेल्स होंगे तो यहाँ पे मियोसिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स इंटरफेज का, ये सेम है हर सेल के लिए, ठीक है, क्योंकि सेल ने अपने लिए प्रिपरेशन तो करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 90% टाइम जो सेल है ना, वो इन 3 फेजेस में रहेगा, G1 फेज में, S फेज में या उसके बाद G2 फेज में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो G1 और G2 फेज है ना, ये दोनों ग्रोथ फेजेस हैं, ठीक है। आपने इसको याद रखना है, इन दोनों में ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स, इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि G1 फेज के बाद जो सेल है वो S फेज में चला जाएगा, ठीक है, सिंथेसिस फेज में होगी यहां भी ग्रोथ ही। और G2 फेज की ग्रोथ के बाद सेल ने डिवाइड हो जाना है, यानी M फेज में चले जाना है, ठीक है। आपको फर्क समझ आया? दोनों जो है वो ग्रोथ फेजेस हैं, इसमें भी ग्रोथ होगी सेल की और इसमें भी ग्रोथ होगी। इसके बाद सेल एस फेज में चला जाएगा और G2 के बाद सेल या तो माइटोसिस हो जाएगी या फिर मियोसिस हो जाएगी, यानी एम फेज में चला जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स G1 फेज में ये है सेल, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर डीएनए मौजूद है, ठीक है, और सेल के अंदर बाहर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेल ग्रो करेगा, ठीक है, साइज में सेल की ऑर्गेनेल्स भी ग्रो करेंगी, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटीन्स भी बनेंगी, ठीक है। डेफिनेटली सेल को अपनी एक्टिविटीज के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगी सेल की। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेल एस फेज में आ जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो स्टूडेंट्स एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है, ठीक है। G1 फेज में सेल की ग्रोथ हो जाएगी, सेल ने उसके बाद एस फेज में आ जाना है, ठीक है। और स्टूडेंट सिंथेसिस फेज में ये जो डीएनए है ना, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये अपनी कॉपी बना लेगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप एक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाते हैं, ठीक है, तो सेम आइडेंटिकल कॉपी बनती है उसकी, बिल्कुल सेम कॉपी, डिफरेंट तो नहीं होती ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एस फेज में जो डीएनए है वो भी अपनी कॉपी बना लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए हैं, जबकि स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अगर इधर 46 थे तो इधर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, लेकिन स्टूडेंट्स डीएनए डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, और ये जो ब्लू है ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है। जो क्रोमेटिड है ये सेंट्रोमेयर से अटैच है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स बन गए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों क्रोमेटिड्स अभी भी एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच हैं, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स बने और ये दोनों क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच है। फ्रेंड्स क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच है, ठीक है, तो ये एक ही क्रोमोसोम कंसीडर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी 46 ही क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे क्रोमेटिड्स डबल हो गए हैं, ठीक है, यानी 92 क्रोमेटिड्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए हैं। स्टूडेंट्स एस फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है और उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स सिंथेसिस फेज के बाद सेल जो है वो G2 फेज में चला जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था G1 और G2 दोनों ग्रोथ फेजेस हैं। फर्क सिर्फ इतना है, G1 के बाद सेल ने S फेज में आ जाना है और G2 के बाद सेल ने डिवाइड हो जाए यानी M फेज में चले जाना है। अब स्टूडेंट जिस तरह से G1 फेज में सेल ने ग्रो किया था, बिल्कुल उसी तरह से G2 फेज में भी सेल मजीद ग्रो करेगा, सेल की ऑर्गेनेल्स भी ग्रो करेंगी, ठीक है। यहाँ पे और प्रोटीन्स बनेगी। इसके अलावा
स्टूडेंट्स G2 फेज में एक और काम होता है। G2 फेज में प्रूफ रीडिंग होगी, ठीक है। प्रूफ रीडिंग इस चीज की होगी कि स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन के दौरान कोई डीएनए डैमेज तो नहीं हो गया है, ठीक है। अगर कोई डीएनए डैमेज हो जाता है, स्टूडेंट G2 फेज में डैमेज डीएनए जो है वो रिपेयर भी हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे फाइनल प्रूफ रीडिंग हो रही है, क्योंकि G2 फेज के बाद सेल ने एम फेज में चले जाना है, ठीक है। सेल ने फाइनली डिवाइड हो जाना है। अब स्टूडेंट्स G2 फेज के बाद जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर तो सोमैटिक सेल्स होंगे तो माइटोसिस हो जाएगी, अगर जर्म सेल्स होंगे तो क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी, ठीक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो सेल है उसने अपनी कॉपी क्यों बनाई है। उसने अपनी कॉपी इसलिए बनाई है क्योंकि स्टूडेंट्स एक सेल ने आगे जाके दो में डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेल ने अपनी आइडेंटिकल सेल्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाता है ताकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में जाए और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। एम फेज में सेल डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स अगेन सेल G1 फेज में चले जाएंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो G1, S और G2 फेज है ना, ठीक है, ये तीनों ये इंटरफेज है, ठीक है। ये 90% टाइम सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरफेज की एक और फेज है G0 फेज, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होते हैं सेल्स ऐसे होते हैं वो सेल साइकिल से निकल के G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है। अब G0 फेज में जाने के बाद जो सेल होता है ना वो डिवाइड होना स्टॉप कर देता है, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं होता लेकिन अपना रोल प्ले करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह से स्टूडेंट्स नर्व सेल है, नर्व सेल का आपको पता है नर्व सेल का काम होता है मैसेज ट्रांसमिट करना। तो स्टूडेंट्स जो नर्व सेल होते हैं ना वो G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है। अब जाके वो डिवाइड नहीं होंगे लेकिन मैसेज ट्रांसमिट करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स लीवर सेल है, लीवर सेल भी G0 फेज में चले जाते हैं। लीवर सेल का काम है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब लीवर सेल भी G0 फेज में चले जाएंगे, डिवाइड नहीं होंगे लेकिन अपना रोल प्ले करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जो लीवर सेल है ना वो G0 फेज में टेम्पररी जाते हैं, ठीक है। यानी टेम्पररी जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद अगेन जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स नर्व सेल्स हैं, ठीक है, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए G0 फेज में रह सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, वो स्टूडेंट्स हमारे स्किन सेल्स हैं। ये जो स्किन सेल्स होते हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होते डिवाइड करना, कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारे स्किन सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, ठीक है, इंटरफेज की ऑल फेजेस। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स मेंशन भी कर दिए हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज। G1 और G2 दोनों ग्रोथ फेजेस हैं, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, उन्होंने इन दोनों फेजेस में सेल ने साइज में भी ग्रो करना है, प्रोटीन्स भी बनेंगी, इनकी ऑर्गेनल्स भी ग्रो होंगी। G1 के बाद S फेज में चला जाएगा सेल और G2 के बाद M फेज में चला जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आती है S फेज यानी सिंथेसिस फेज। इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स G0 फेज भी मेंशन किया, इसका मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इंटरफेज के बाद जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए तैयार है, ठीक है। यानी सेल ने अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, अब क्या है, सेल ने डिवाइड होना है। अब सेल ने डिवाइड होना है, अगर तो सोमैटिक सेल होगा तो माइटोसिस होगी आगे, और अगर जर्म लाइन सेल होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगी। माइटोसिस और मियोसिस इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेज। मैंने जितनी भी आपको ये टर्म समझाई है, ठीक, इनको आपने नोट डाउन करना है और इन्हें आपने याद भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इंटरफेस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखी है, फेजेस लिखी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।